हम इस बुलेटिन में आपको देश और दुनिया की हर वो खबर दिखाते हैं जो दिन भर का एजेंडा सेट करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली कौन सी खबरें हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो महा मुलाकात में प्लान महाविध्वंस, ये पहली बड़ी खबर होगी आज। खबरों का एजेंडा जो सेट करेगी ईरान से इजरायल का सीधा पंगा, नालंदा से ऐतिहासिक सौगात, भ्रष्टाचार का बकरा पुल और कैमरे पर नीट के गुनहगार, ये तमाम बड़ी खबरें होंगी। बुलेटिन में आगे उसका हम जिक्र करेंगे। और सबसे पहले बात इंटरनेशनल एजेंडा सेट करने वाली खबर की। 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया में हैं पुतिन। 1999 के बाद पहली बार पहुंचे हैं पुतिन। पुतिन का किम ने किया है भव्य स्वागत। किम और पुतिन के बीच दूसरी मुलाकात। और क्या इस मुलाकात में महाविध्वंस की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस जेस्चर के साथ किम जोंग उन ने पुतिन का स्वागत किया, जैसे हर पल हमसाए की तरह उनके साथ रहे, जिस तरह किम जोंग पुतिन से बात करते दिखे, ऐसा लगा दोनों के बीच दोस्ती काफी गहरी हो गई है, जो कि पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ाने वाली अब बात है। पुतिन का जबरदस्त स्वागत किया गया, बेहद खास अंदाज में उनका स्वागत हुआ, खास इंतजाम किए गए। क्या दोनों के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है? और भीड़ में वो शख्स कौन था जिसने अचानक पुतिन का हाथ पकड़ लिया और छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा था? और 24 साल के बाद पुतिन का नॉर्थ कोरिया एंट्री उनकी हुई है 1999 के बाद पहली बार। और साथ ही 1999 में पुतिन किम के पिता से मिले थे। ये देखिए कुछ अहम जानकारी जो आपको दे रहे हैं। लेकिन इस बार किम जोंग से मुलाकात हुई है 9 महीने में। दूसरी मुलाकात से पश्चिमी देशों में टेंशन साफ तौर पर देखने को मिल रही है। रूस और उत्तर कोरिया की बढ़ती नजदीकियां अपने आप में पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ाने वाली हैं। किम जोंग और पुतिन दोनों ही पश्चिम विरोधी हैं। किम पुतिन के बीच सैन्य सहयोग बढ़ रहा है, ऐसा आरोप लगातार अमेरिका समेत बाकी पश्चिमी देश लगा रहे हैं। साथ ही किम पर रूस को हथियार बेचने के आरोप लगते रहे हैं और उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमले का दावा भी किया जा चुका है। आप समझिए पुतिन को क्या फायदा है और किम को क्या लालच है। पुतिन को नॉर्थ कोरिया से हथियार मिलेंगे, किम को रूस की वेपन तकनीक चाहिए। रूस को पश्चिमी देशों के खिलाफ मजबूती मिलेगी तो किम को उम्मीद है रूस उसके मिलिट्री सैटेलाइट प्रोग्राम में सहयोग करेगा। तो क्या ये तबाही का दूसरा चरण है? ये दो तस्वीरें रूस और नॉर्थ कोरिया की बढ़ती नजदीकियों की हैं। और सितंबर 2023 यानी पिछले साल ही किम जोंग रूस पहुंचे थे और अब पुतिन नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि युद्ध शुरू होने के बाद से कैसे ये नजदीकियां और बढ़ी हैं। तो पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे के दौरान काफी दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों में किम पुतिन को काफी मान सम्मान देते दिख रहे हैं। दोनों की मजबूत दोस्ती भी नजर आ रही है। किम खुद पुतिन को लेने एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान पुतिन का इंतजार किया, गर्मजोशी से स्वागत किया। कई बार काफी देर तक दोनों में बातचीत हुई। जब मौका गाड़ी में बैठने का आया तो किम जोंग पुतिन का पूरा सम्मान करते दिखे। दोनों नेता एक दूसरे से कार में पहले बैठने की गुजारिश करते दिखे। आखिर में पुतिन को ही पहले बैठना पड़ा। वहीं नॉर्थ कोरिया में पुतिन की सुरक्षा में सेंध। जी हां, एक बड़ी जानकारी, भीड़ में एक शख्स ने पकड़ा पुतिन का हाथ। शख्स पुतिन का हाथ नहीं छोड़ रहा था, सिक्योरिटी को हाथ छुड़ाने आना पड़ा। नॉर्थ कोरिया के यकूतिया में यह घटना हुई थी। तस्वीरें आप देखिए, पुतिन वहां पर मौजूद थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान एक शख्स ने पुतिन का हाथ पकड़ा और हाथ नहीं छोड़ा, फिर सिक्योरिटी को आना पड़ा और उसके बाद पुतिन का उसने हाथ छोड़ा। नॉर्थ कोरिया में पुतिन की सुरक्षा में ये चूक भी दिखाई दे रही है। नॉर्थ कोरिया के यकूतिया की ये घटना है जहां पर पुतिन मौजूद थे, उनके सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, वहां लोगों से मुलाकात कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने पुतिन का हाथ पकड़ा और हाथ वो छोड़ ही नहीं रहा था। बाद में जो पुतिन के सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनको सामने आना पड़ा। सुमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या था ये मामला? सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे आपसे, कौन था ये शख्स पुतिन का हाथ जो छोड़ नहीं रहा था? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं रवि, क्योंकि यकोतिया जो है वो नॉर्थ कोरिया में नहीं, रशिया में है। खासतौर पे एक हॉल्ट प्लेस था। कल जब व्लादिमीर पुतिन रशिया से निकले, मॉस्को से निकले, तो सबसे पहले यकोतिया रुके। ये एक इंडस्ट्रियल हब है खासतौर पे रशिया का बहुत बड़ा, जहाँ पर वो पहले हॉल्ट किया। कई देर तक उन्होंने वहाँ पर मीटिंग
किया और उसके बाद वो नॉर्थ कोरिया के निकले। देर रात करीबन वो भारतीय समय अनुसार करीबन 11 बजे नॉर्थ कोरिया पहुंचे, जहां पर खुद किम जोंग उन ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर रेड कारपेट स्वागत किया गया। उसके बाद उनको सीधा वो नेगोशिएशंस के लिए पेंगोंग लेकर गए और जहां पर उनके साथ वो मीटिंग की गई। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप यकोतिया की बात करते हैं, यकोतिया एक ऐसा इलाका है जहां पर लगातार व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि वो उसको डेवलप कर सके, और वहां पर जब अपने लोगों से वो मिल रहे थे, जब अपने लगातार लोगों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे थे, लोगों ने उनका अभिनंदन किया और खास तौर पर उनके साथ देर तक बातचीत की। कई लोगों ने उनका हाथ भी चूमा और यही वजह थी कि एक शख्स ने उनका हाथ, उस समय जब वो हाथ हैंडशेक कर रहे थे उनसे, जो हाथ मिला रहे थे, तब उनका हाथ पकड़ लिया। काफी देर तक पड़ा, लेकिन सिक्योरिटी को बीच में आना पड़ा और उनका हाथ को छुड़ाना पड़ा। शुक्रिया आपका सुमित, पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ऐसी खबर जो गाजा जंग में एक नया एजेंडा सेट कर सकती है। एजेंडा मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का है। लेबनान से सीधे जंग लड़ेगा इजरायल। इजरायल ने किया बहुत बड़ा ऐलान, हिजबुल्लाह के बढ़ते हमलों के बीच ये कदम। और इजरायल ने ऐलान किया है कि इजरायली सेना जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। जंग का प्लान आईडीएफ ने मंजूर किया है और उत्तरी इजरायल में सैन्य तैनाती बढ़ेगी, यह भी कहा गया है आईडीएफ की तरफ से। साथ ही नॉर्दर्न फ्रंट से लेबनान पर हमले भी तेज होंगे, ये भी जानकारी है। वहीं आईडीएफ चीफ ने जंग को लेकर के आदेश दिए हैं, तो ये जानकारी मिल रही है। और एक और बड़ी खबर है लेबनान पर, साथ ही आपको बता दें कि हमला नहीं चाहता है अमेरिका। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने का डर सता रहा है। अमेरिका की रोक के बावजूद हमले का प्लान है। इजरायल पीछे हटने को तैयार नहीं है और हाल में लेबनान के बड़े हमले के जवाब की तैयारी। और बात ग्लोबल एजेंडा, ईरान में भूकंप की। जी हां, ईरान में भूकंप से बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान से खबर है भूकंप के इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। तो ईरान में भूकंप आया जिससे 4 लोगों की मौत हुई है। तो ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 800 किलोमीटर दूर शहर कश्मीर में भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। देखिए कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। बताया जा रहा है कि भूकंप कश्मीर में आया और इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। तीव्रता इसकी 5.0 रही और इस भूकंप की वजह से 4 लोगों की मौत भी हो गई, यह भी जानकारी सामने आ रही है। 120 लोग भूकंप की वजह से घायल भी हुए हैं और अस्थायी कैंप बनाए गए हैं 3, जहां पर प्रभावित लोगों को रखा गया। साथ ही ईरान में अक्सर भूकंपीय गतिविधि होते रहती है और यहाँ कई टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर स्थित है ईरान। सबसे बड़ा भूकंप बाम शहर में 2003 में आया था, जिसमें तकरीबन 2003 में आए भूकंप में 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और इसकी तीव्रता 6.6 थी। बिहार के नालंदा दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी उद्घाटन के बाद संबोधित करेंगे। खंडहर नालंदा यूनिवर्सिटी का भी वो दौरा करेंगे। और आज जो पीएम ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन कर रहे होंगे। इस दौरान कई विदेशी मेहमान भी मौजूद रहेंगे। 5वीं सदी की नालंदा यूनिवर्सिटी को आक्रांताओं ने भले ही नष्ट कर हिंदू और बौद्ध धर्म को खाक में मिलाने की कोशिश की हो, मगर नालंदा यूनिवर्सिटी बीती सदियों के साथ और भी ख्याति पाती गई और भी प्रख्यात होती चली गई और आज यहाँ प्रधानमंत्री को भी पहुंचना है। और आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर के बारे में कुछ खास जानकारी दे देते हैं। पीएम मोदी जब इसका उद्घाटन करेंगे तो नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। 17 देशों के मिशन प्रमुख इस मौके के साक्षी बनेंगे। साथ ही कई देशों के छात्र भी गवाह होंगे। नए परिसर में 2 शैक्षणिक ब्लॉक होंगे। 1900 छात्रों के बैठने की कैपेसिटी है। 550 छात्र की कैपेसिटी वाले हॉस्टल भी हैं। 2000 लोगों की क्षमता वाला एम्फी थिएटर भी है और 3 लाख किताब की क्षमता वाली लाइब्रेरी होगी। नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। और अब बात करेंगे भ्रष्टाचार पर चोट के एजेंडे की। बिहार से ही खबर है, जहां अररिया में पुल के पिलर बह गए। बकरा नदी पर बने पुल का हिस्सा बह गया और कॉन्ट्रैक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है। विभागीय अफसर संवेदक पर केस भी दर्ज किया गया है।
तो 12 करोड़ का पुल 10 सेकंड में तबाह हो गया। 13 साल से यह पुल बन रहा था, अब इंतजार और लंबा हो गया क्योंकि पुल के 3 पिलर नदी में समा गए। और घटना की वजह पिलर का खिसकना बताया जा रहा है। 2011 से अब तक 3 बार पुल की जगह बदली जा चुकी है और इस बार फिर पुल अधूरा रह गया। जी हां, सिकटी कुर्सा कांटा इलाका जुड़ते इससे, लेकिन पुल धराशायी होने से लोग फिर तरसते रह जाएंगे। अनियमितता के आरोप पर विभागीय अफसर और संवेदक पर केस दर्ज कर लिया गया है। देखिए 2011 का एक डेटा है, 11 करोड़ खर्च हुए लेकिन नदी की धारा बदली, फिर लोकेशन भी बदलनी पड़ी। वहीं 2019 की बात करें तो 12 करोड़ खर्च किया गया, इस बार फिर नदी की धारा बदली और फिर पुल जो है वो अधूरा रह गया। और 2024 में जब पुल के पूरा होने की उम्मीद थी तो एक बार फिर 12 करोड़ खर्च करने के बाद पिलर बह गए और ये पुल उद्घाटन के पहले ही धराशायी हो गए। ये विभाग का जो है लापरवाही और पदाधिकारी, ये जो कंस्ट्रक्शन के जो मालिक हैं उनके लापरवाही से ये पुल टूटा है। क्योंकि काम जो है वह जो मापदंड का होना चाहिए वो मापदंड से काम नहीं हुआ, जिसके कारण ये पुल टूटा है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं जो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हैं उसको जेल जाना चाहिए। और वहीं पुल के बहने पर आरजेडी और कांग्रेस ने सवाल भी उठा दिए हैं। आरजेडी बोली बिहार में भ्रष्टाचार का मकबरा, कांग्रेस ने कहा भ्रष्टाचारियों को फांसी देनी चाहिए। कोई सुनने वाला नहीं है। अगर संज्ञान देने के लिए ध्यान आकर्षित करिए तो उस पर भी संज्ञान नहीं ली जाती है। मानो भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार का एक बड़ा कायम हो चुका है मकबरा कायम हो चुका है, जिससे लोग दूहते हैं। नीतीश जी का रिकॉर्ड है, नीतीश जी का रिकॉर्ड है, गुजरात में रिकॉर्ड है और बिहार में अक्सर होता, पिछले वर्ष भी हो गया था। ऐसे लोगों को तो फांसी दे देना चाहिए। हजारों हजार करोड़ रुपए लगा करके पुल बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं और ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं अररिया में पुल बहने पर बोले नितिन गडकरी, केंद्र नहीं राज्य सरकार बना रही थी पुल, ये नितिन गडकरी ने कहा। एक और बड़ी खबर है, नीट मामले में जुड़ी अपडेट है। नीट केस में 9 और लोगों से पूछताछ बाकी है। गेस्ट हाउस रजिस्टर में मंत्री जी का नाम सामने आया है। आरोपी संजीव मुखिया की तलाश जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एनटीए को नोटिस दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में केंद्र एनटीए से जवाब मांगा है। और आखिर कौन है वो मददगार मंत्री जिसका एनएचएआई के कच्चे रजिस्टर में नाम है? टीवी9 लगातार पड़ताल करके आप तक सारी अहम खबरें पहुंचा रहा है। क्या सारा खेल गेस्ट हाउस में ही हुआ? केंद्र और एनटीए को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में नोटिस दिया, जवाब मांगा है 2 हफ्ते में और आप इस मामले में लगातार और हमलावर हैं। अब आपको बताते हैं कि नीट परीक्षा धोखाधड़ी मामले में कितने राज हैं और सबके तार कहां-कहां जुड़े हैं। बिग बॉल पर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले सॉल्वर गैंग के लिए मंत्री ने एक लेटर लिखा था, ये जानकारी मिल रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सॉल्वर गैंग के सरगना सिकंदर की मंत्री तक पहुंच है, ये बात भी सामने आई है। गेस्ट हाउस दिलाने के लिए मंत्री ने एक लेटर लिखा। गेस्ट हाउस दिलाने के लिए जो लेटर लिखा गया उसमें एनएचएआई के कच्चे रजिस्टर में मंत्री जी का मेंशन है, उनका नाम लिखा है, मंत्री जी लिखा हुआ है। और एनएचएआई गेस्ट हाउस में ठहराए गए थे छात्र। एनएचएआई रजिस्टर में आरोपी छात्र का नाम भी दर्ज है। पटना में किराए के मकान के कई बैंकों के एटीएम भी मिले हैं। आरोपियों के नाम 6 पोस्ट डेटेड चेक भी मिल चुके हैं और साथ ही साथ पेपर लीक के बदले भुगतान का शक है। जांच जारी है पूरे मामले की और इस मामले में मुख्य किरदार अभी तक जो सामने आए हैं उनके बारे में जरा देखिए। कहां तक तार पहुंचे हैं, मुख्य किरदार कौन से, ये भी देखिए। सेटर सिकंदर यादवेंदु, इसका नाम सामने आ चुका है और सिकंदर का रिश्तेदार अनुराग यादव, जी हां, इस दूसरे व्यक्ति का नाम आया है। नालंदा का संजीव मुखिया, जिसकी तलाश अभी भी एजेंसियों को है, और दानापुर का अखिलेश कुमार, ये मुख्य किरदार हैं अभी तक के इस पूरे मामले में। और अब उसी एनएचएआई गेस्ट हाउस से टीवी9 भारतवर्ष की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनएचएआई के जो गेस्ट हाउस है उसमें मैं मौजूद हूँ इस वक्त और यहाँ देखिए ये 5
4 मई यानी कि 4 और 5 मई के दरमियानी रात यहाँ कौन कौन रुका था इस गेस्ट हाउस में, ये है अनुराग यादव। ये अनुराग यादव का ये मोबाइल नंबर है, इंट्री इसका किया गया है और ये सब कुछ यहाँ पर अनुराग यादव का साइन किया हुआ है। 440 टोकन नंबर 440। आप कौन हैं यहाँ पर? अनुराग यादव की बुकिंग किसने की थी? आप क्या हैं, गार्ड हैं यहाँ? नहीं, हाँ, हम बेहतर हैं। बेहतर है। अच्छा, ये जो 440 टोकन नंबर अनुराग यादव जो लिखा हुआ है, इसके पास गए थे आप वेटर? हम लोग तो उतना आइडिया नहीं है सर, हम लोग तो चिंते नहीं नाम से किसी को, बस हम लोग सर्विस करते हैं, हम लोग बेहतर हैं। और वहीं नीट मामले में आम आदमी पार्टी आज करेगी प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। सुबह 10 बजे प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी की यूथ विंग। ये बहुत बड़ा घोटाला है। बताइए, 14 जून को रिजल्ट आना था, आपने 4 जून को निकाल दिया, इसलिए कि चुनाव की सरगर्मी में और उसके रिजल्ट में ये रिजल्ट दब जाए। सर्वोच्च न्यायालय से एक ही अनुरोध करूंगा कि इस पूरे मामले की तहकीकात अपने ढंग से अगर वो कराएंगे तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये खुला भ्रष्टाचार है। और अभी आपने देखा जंतर मंतर पे एक पीड़ित पिता आए हुए थे, वो बता रहे थे कि 300 नंबर पहली बार मिला उनकी बच्ची को, दूसरी बार फिर 11 मिला, तीसरी बार फिर 11 मिला। ऐसे हो रहा है। और आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 0% की भी लापरवाही हुई हो तो पूरी तरह से निपटे। बच्चों की तैयारी और मेहनत को भूल नहीं सकते हैं। केंद्र सरकार और एनटीए से जवाब मांगा गया है। 8 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई है। और अब बात दिल्ली में दहशत के खिलाफ एजेंडे की। जी हां, दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में देर रात फायरिंग हुई। रेस्टोरेंट में 10 राउंड से ज्यादा गोली चली। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। 10 या उससे ज़्यादा राउंड्स फायर हुए हैं और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। उस व्यक्ति की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए और बाकी जो लोग जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनकी पहचान करने के लिए सारे के सारे कैमराज वगैरह चेक करके और सारे फैक्ट्स असरटेन करे जा रहे हैं। तो इस समय पे कुछ भी कह पाना कि कौन साथ में था और कितने लोग आए थे वो अभी उचित नहीं होगा। जैसे ही वो कंफर्म होगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। और आपको बताते हैं कि दिल्ली में आखिर क्या हुआ। अज्ञात हमलावरों ने 10 राउंड फायरिंग की। फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हो गई है। राजौरी गार्डन के एक रेस्टोरेंट की घटना है। मंगलवार रात 9:45 के करीब की वारदात है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और चश्मदीदों से सवाल भी किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से कई सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने जांच के लिए कई टीम बनाई है। अब तक मृतक शख्स की पहचान नहीं हो पाई है। मृतक के पास से आईडी फोन नहीं मिला है। आपसी रंजिश का शक है और हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है। खबर जम्मू कश्मीर से। उधमपुर के जंगलों में आग। जी हां, रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के जंगल में आग लगी। तो गर्मी के बीच लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में जंगल में आग लगी। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है।